जय हिंद। ई वेस्ट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। प्लास्टिक पॉल्यूशन की कहानी क्या है उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में और बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स एंड एफर्ट्स के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, प्लास्टिक पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पर अगर कहें तो एनवायरनमेंट के अंदर मैन मेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन टू अ पॉइंट वेयर दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर वाइल्ड लाइफ, देयर हैबिटेट्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को प्लास्टिक पॉल्यूशन बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, एनवायरनमेंट के अंदर मैन मेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन टू अ पॉइंट जहां उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हों फॉर वाइल्ड लाइफ, देयर हैबिटेट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को प्लास्टिक पॉल्यूशन बुलाया जाता है। और ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये ज़्यादा बड़ी समस्या इसलिए हो जाती है बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। प्लास्टिक जो है वो एक लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में रहती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है या बहुत स्लोली डिग्रेड होती है, और इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। सवाल आता है कि प्लास्टिक वेस्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात की जाती है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में। ये जो आम तौर पे आप प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करते हो, स्ट्रॉस को यूज़ करते हो, पैकिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हो, ये सब किस में आता है? ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। नाम से ही क्लियर है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपने देखा ही होगा आपके घर में जो प्लास्टिक बैग्स आते हैं, जो पॉलीथीन्स आती हैं, उनको आप एक बार यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज़ करते हो और फिर ऐसे ही डिस्पोज कर देते हो। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। दूसरा, माइक्रो प्लास्टिक्स। माइक्रो प्लास्टिक्स बेसिकली ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी होते हैं, जिनके पार्टिकल्स लेस देन 5 mm होते हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये बनती कैसे हैं? एक तरीका तो ये है कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक डाउन हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए माइक्रो प्लास्टिक्स में, या फिर ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये डायरेक्टली रिलीज होती हैं कुछ प्रोडक्ट से, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह से माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलीज होती हैं। तीसरी होती हैं हार्ड प्लास्टिक्स। आम जिंदगी में जो हम बॉटल्स यूज़ करते हैं, कंटेनर्स यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड गुड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? वो सब बने होते हैं हार्ड प्लास्टिक्स के। और नाम से ही क्लियर है, ये जो हार्ड प्लास्टिक्स होती हैं ये बहुत लंबा टाइम लेती हैं डिग्रेड होने के लिए, एक लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में रहती हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं। चौथी, थर्मोसेट प्लास्टिक्स। ये जो थर्मोसेट प्लास्टिक्स होती हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और ये जो थर्मोसेट प्लास्टिक्स होती हैं इनको इजीली रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। और पांचवा, अब जो हम बात करते हैं आजकल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के बारे में। ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती हैं इनको डिज़ाइन किया जाता है टू ब्रेक डाउन मोर क्विकली। ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती हैं ये कंपैरेटिवली जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, लेकिन इनके डीकम्पोज होने के लिए, इनके ब्रेक डाउन होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तभी ये ब्रेक डाउन होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक हमने क्या पढ़ा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सिंपल तौर पे अगर कहें तो एनवायरनमेंट के अंदर मैन मेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन इस पॉइंट तक हो जाए कि उसकी वजह से लाइफ को प्रॉब्लम होने लगे, तो उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को प्लास्टिक पॉल्यूशन बुलाया जाता है। ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये बड़ी समस्या क्यों है? बिकॉज जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। दूसरा, हमने बात की टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में। जैसे आम दिनचर्या में जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, जो पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, जो पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सब किस में आता है? वो सब सिंगल यूज प्लास्टिक्स में आता है। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती हैं
ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए होती हैं और ये मेजर कंट्रीब्यूटर होती हैं टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। दूसरा हमने बात की माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक्स बेसिकली ये वो प्लास्टिक्स होती हैं जो कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं, जिनके पार्टिकल्स लेस देन 5 mm होते हैं। तीसरा हमने बात की हार्ड प्लास्टिक्स के बारे में, जैसे बॉटल्स वगैरह हैं वो सब हार्ड प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल है। और ये जो हार्ड प्लास्टिक्स होती हैं ये बहुत लंबा टाइम लेती हैं डिग्रेड होने के लिए। चौथा थर्मोसेट प्लास्टिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें यूज की जाती है थर्मोसेट प्लास्टिक। और ये जो थर्मोसेट प्लास्टिक होती है इसको इजीली रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। और पांचवा हमने पढ़ा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के बारे में। ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती हैं ये कंपैरेटिवली इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन होंगी, ये डीकंपोज होंगी इन सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। अब बात आती है कि ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इसके सोर्सेस क्या होते हैं। देखो, एक तो मराइन हो सकता है और दूसरा टेरेस्ट्रियल हो सकता है, लैंड हो सकता है। एक तो लैंड के ऊपर प्लास्टिक पोल्यूशन देखने को मिल सकता है और दूसरा मराइन ओशंस के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन देखने को मिल सकता है। ये जो मराइन प्लास्टिक पोल्यूशन है, या फिर ये कहें कि ओशंस के अंदर प्लास्टिक जा कहां से रहा है, एक तो डायरेक्टली जा सकता है और एक इनडायरेक्टली जा सकता है। डायरेक्टली कैसे जा सकता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सीधे सीधे ओशंस के अंदर डंप कर दिया गया है। और दूसरा इनडायरेक्टली जा सकता है कि प्लास्टिक जो है वो लैंड पे से वॉश अवे होकर पानी के साथ बहकर ओशंस के अंदर चली गई। तो मराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं? एक तो डायरेक्ट हो सकता है कि सीधे सीधे जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको ओशंस के अंदर डंप कर दिया गया है, और दूसरा इनडायरेक्ट हो सकता है कि पानी बह के जा रहा था, उस पानी के साथ में लैंड के ऊपर से प्लास्टिक जो है वो भी पानी के साथ बह के चली गई और ओशन में जाके मिल गई। और लैंड के ऊपर अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक टॉयज होते हैं, प्लास्टिक डिस्पोजल्स होते हैं। पुअर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है। फेलियर टू रिसाइकल, इसी की वजह से ज़्यादा ये जो समस्या है एग्रीवेट हो जाती है। तो लैंड के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, अभी तक कुछ भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा है जो कि रॉकेट साइंस हो। इजी चीज़ें हैं, एक बार में आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। प्लास्टिक पोल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है प्लास्टिक एज अ वेस्ट मटेरियल इन मराइन एनवायरनमेंट। मराइन एनवायरनमेंट में प्लास्टिक एज अ वेस्ट मटेरियल किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। एक बात तो ये कि ये जो मराइन एनवायरनमेंट है इसके अंदर एनुअली कितना प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जाता है, कितना प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिलता है, उसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता है। इतनी लंबी चौड़ी स्टडीज की नहीं गई हैं कि हमें पता चल सके कि ओशंस के अंदर कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो डंप किया जाता है एनुअली। स्टडीज करना डिफिकल्ट भी है बिकॉज ओशंस की अपनी कहानी होती है। तो कितना प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिलता है मराइन एनवायरनमेंट में, उसका एग्जैक्ट डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, लैंड के ऊपर जो प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिलता है और ओशंस के ऊपर जो प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिलता है उसमें प्राइमरीली दो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? एक तो ओशंस के अंदर जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिट्रीव करना, उसको सॉर्ट करना, उसको रिसाइकल करना लैंड के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है। लैंड के ऊपर जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको कंपैरेटिवली, ध्यान रखना, उसको कंपैरेटिवली इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इजीली रिसाइकल किया जा सकता है, इजीली रिट्रीव किया जा सकता है, इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। ओशंस में इजी नहीं है। ओशंस के अंदर अगर प्लास्टिक वेस्ट चला गया
तो वो सालों सालों तक वहीं पर रहने वाला है। और दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ यूवी इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक्स जो है, यूवी इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक जो है वो लैंड के ऊपर, बट ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिवली फास्टर होता है, सीज के अंदर स्लोवर होता है, क्योंकि लैंड जो है उस पर सीधे सीधे सन की रेडिएशंस आती हैं, सोलर रेज आती हैं, तो ये जो यूवी रेज का एक्सपोजर है वो लैंड के ऊपर ज़्यादा होता है। तो लैंड के ऊपर जो यूवी इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक्स है उसका रेट कंपैरेटिवली फास्टर होता है देन दी सीज। और इसी वजह से ओशंस के अंदर अगर एक बार प्लास्टिक वेस्ट चला गया है तो वो एक लंबे टाइम तक, और लंबे टाइम से मेरा मतलब बहुत लंबे टाइम तक ओशंस के अंदर ही रहता है और वहां पे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। ये जो प्लास्टिक डिब्रीज होती हैं, ये जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, ये ओशन वाटर्स में जाने के बाद एक्वेटिक लाइफ के साथ में यूजली इंटरफेयर करता है। ये जो प्लास्टिक डिब्रीज होती हैं ये फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। इनको जो सी बर्ड्स होती हैं, जो फिशेस होती हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। अब सोचो, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अगर प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे तो उसका कोई फायदा तो होना नहीं है, नुकसान ही होना है, उसकी वजह से दिक्कत ही आनी है। फिर जैसे जैसे ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये ओशंस के अंदर एक्यूमुलेट होता है, वैसे वैसे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, एंटेंगलमेंट देखने को मिलता है। आमतौर पर लैंड के ऊपर आपने सुना होगा कि कोई एलिफेंट कॉरिडोर है, वहां पे आप हाईवे नहीं बना सकते हो, बिकॉज उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है एनिमल्स की उसको दिक्कत आती है। वैसे ही पानी में कॉरिडोर्स हैं, पानी में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ट्रेवल करते हैं। अब वहां पे अगर प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है तो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंटेंगलमेंट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली बातें देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है नुकसान होगा। तो एक तो ये जो प्लास्टिक डिब्रीज हैं ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होती हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, उसकी वजह से भी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान होता है, जो मराइन एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होता है। प्लास्टिक रिलेटेड स्ट्रेस जो है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है लगभग 250 स्पीशीज में, लगभग 250 स्पीशीज में ये जो प्लास्टिक रिलेटेड स्ट्रेस है इसको डॉक्यूमेंट किया गया है। और ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है, ये जो स्टडी की गई ये फोकस करती है इन जनरल लार्जर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और वो भी सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि सरफेस के आसपास रहते हैं। बट हमें ये पता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका मेजर चंक जो है वो बॉटम ऑफ द ओशंस में रहता है। और इस वजह से ये जो स्टडी है ये स्टडी अपने आप में कंप्लीट पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करती है। इसके अलावा ये जितने भी प्लास्टिक डिब्रीज होते हैं, जैसे जैसे ये ओशन वाटर्स में एक्यूमुलेट होते हैं वैसे वैसे पॉसिबिलिटी होती है कि जो एलियन स्पीशीज हैं वो भी वाटर में एक्यूमुलेट होने लग जाएं। हो सकता है कुछ ऐसी स्पीशीज हों जो कि उस वाटर में इजीली सर्वाइव कर पाती हों और वो उस पानी में आ जाएं जहां पे प्लास्टिक डिब्रीज देखने को मिल रही हैं। अब जब एलियन स्पीशीज आएंगी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़े। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं मराइन एनवायरनमेंट के अंदर प्लास्टिक वेस्ट के एक्यूमुलेट होने के। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कहानी क्या है? लैंड के ऊपर ये जो प्लास्टिक एज अ वेस्ट मटेरियल देखने को मिलता है इसके क्या इफेक्ट्स या क्या इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं? एक तो बट ऑब्वियसली बात है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये जो प्लास्टिक है ये कैंसर कॉजिंग होता है, इसमें बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एनिमल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये प्लास्टिक वेस्ट, बिकॉज आमतौर पे आपने देखा होगा गायें होती हैं या जो छोटे मोटे जानवर होते हैं वो बेचारे प्लास्टिक की पॉलीथीन्स वगैरह को खाते रहते हैं। ये जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ये प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से अल्टीमेटली इनकी जो हेल्थ है उसको नुकसान होता है। एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो खूब सारा एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये ड्रेनेजेस को ब्लॉक करता है और इसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग की जो समस्या है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है।
आपने आम तौर पे देखा होगा, अर्बन फ्लडिंग भी ना हो तो आम तौर पे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे कॉलोनियों में देखो कि अगर जो ड्रेनेज है उसमें प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया तो पानी निकलता ही नहीं है, भरा रहता है। तो ये बड़ी समस्या है। लैक ऑफ टूरिज्म ड्यू टू लैंड पॉल्यूशन। भाई कोई ऐसी जगह है जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन वहाँ पे आपने प्लास्टिक वेस्ट को एक्यूमुलेट कर दिया है, टूरिस्ट खुद जाके बॉटल्स फेंक के आ जाते हैं। अब जो एस्थेटिक वैल्यू होगी, जो वो जगह की खूबसूरती है, वो खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो लैक ऑफ टूरिज्म देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियस बातें देखने को मिलेगा। ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, सॉइल को पॉल्यूट करता है और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और फिर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी इस प्लास्टिक वेस्ट की वजह से देखने को मिलता है। देखो, ये भी जो भी हमने बातचीत की इसमें भी सब जनरल चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस ऑटोमेटिक होनी चाहिए। मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। दे रखी है किताब में तो देख लेते हैं फटाफट। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मराइन एनवायरनमेंट और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ये जो प्लास्टिक एज अ वेस्ट मटेरियल है ये किस तरीके से सिचुएशंस को क्रिएट करता है, किस तरीके से चीज़ों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब बात आती है ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। सबसे बढ़िया कंट्रोल मेजर क्या है कि हम ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करने की शुरुआत करें। जैसे जिस हद तक जहाँ पे भी हम जूट बैग्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे यूज़ करें, हम पेपर बैग्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे यूज़ करें, पॉलीथीन्स को यूज़ ना करें, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें टू प्लास्टिक। दूसरा, वाटर बॉटल्स की अगर बात करें तो हमें रीयूजेबल वाटर बॉटल्स को यूज़ करना चाहिए। आज की डेट में जिन वाटर बॉटल्स को हम यूज़ करते हैं वो यूज़ एंड थ्रो टाइप होती हैं, उनको हम रीयूज़ कहाँ करते हैं, उनको तो फेंक देते हैं और इसकी वजह से खूब सारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता है। तो हमें रीयूजेबल वाटर बॉटल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेस को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर हम प्लास्टिक को प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे तो कम से कम ये जो ड्रेनेज ब्लॉकेज देखने को मिलता है, ये जो पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसमें कुछ कमी आएगी, इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट, हमें प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। रीयूज और रीसाइकल, उससे बेहतर कोई उपाय है ही नहीं इस प्लास्टिक वेस्ट से डील करने के लिए। गवर्नमेंट को एक्टिव होने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को एक्टिव पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। जैसे ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग पे बैन लगाओ, जहाँ जितना ज़रूरी है उतना कम से कम रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करो ताकि ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसको कर्व किया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं बट उनके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है। कई बार हम सुनते हैं ना कि आज से पॉलीथीन्स बैन है, लेकिन बैन होती मैंने तो आज तक नहीं देखी है। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और फिर कम्युनिटी एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है, ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे अगर कहें तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो टू दी प्लास्टिक। जो भी वाटर बॉटल्स हैं उनकी जगह पे रीयूजेबल वाटर बॉटल्स को यूज़ करो। प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेस को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बेहद इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के ऊपर, रीयूज के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एक्टिव पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। कम्युनिटी एजुकेशन और अवेयरनेस अपने आप में इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अच्छा, ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं। सरकार 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर आई और फिर 2021 में और 2022 में अमेंडमेंट रूल्स को लाया गया। अगले सेशन में हम बात करेंगे इन रूल्स के बारे में। प्राइमरीली ये जो 2021 और 2022 के अमेंडमेंट रूल्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। 2016 वाले जो रूल्स हैं वो पुराने हो गए तो इनको कंपैरेटिवली कम देखेंगे। इसके अलावा इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू मारपोल। मारपोल is an international convention on prevention of marine pollution. International Convention on Prevention of Marine Pollution है मारपोल and India is a signatory to मारपोल। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है ये फोकस करता है ऑन 100%
डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग, कि 100% वेस्ट जो है उसको डोर टू डोर जाके कलेक्ट किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए, प्रोसेस किया जाए। ये फोकस है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का। प्लास्टिक रोड्स आजकल बनाई जाने लग रही हैं, और ये जो प्लास्टिक रोड्स हैं इनमें जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको यूज़ किया जाता है। इससे जो बिटुमीन का यूज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो रोड्स होती हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। मतलब कल तक जो प्लास्टिक वेस्ट के तौर पे पड़ा हुआ था, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था, अब उसको यूज़ में लिया जा रहा है, अब उससे रोड्स को बनाया जा रहा है। और फिर छोटे मोटे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जैसे हैकाथॉन वगैरह जैसे और बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स उनको सरकार चलाती रहती है। ग्लोबल एफर्ट्स की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ने 2022 में रेजोल्यूशन पास किया टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए यूएनईए ने 2022 में रेजोल्यूशन को पास किया। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन की गई 2022 में, और ये बोला गया कि हम नेगोशिएट करेंगे और एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन करेंगे टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2024। बेसिकली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बात की गई। ये बोला गया कि 2024 तक हम नेगोशिएट करेंगे, हम बातचीत करेंगे और एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तैयार करेंगे टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, ये सारी बातें की तो जा रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बातचीत होने के बावजूद, नेगोशिएशंस होने के बावजूद कोई मेजर, कोई सिग्निफिकेंट स्टेप लिया नहीं गया है इस डायरेक्शन में। तो बातें तो बढ़िया हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर हम ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इस पे काम करें तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी फुलफिल होंगे। अगर प्लास्टिक को रिड्यूस किया जाएगा तो हमारा SDG 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन वो फुलफिल होगा। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। SDG 14 लाइफ बिलो वाटर उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट है, ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इस पर सिग्निफिकेंटली अगर हम काम करेंगे तो इट विल इवेंचुअली लीड टू द गुड ऑफ द सोसाइटी, टू द गुड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, टू द गुड ऑफ द वाइल्ड लाइफ, टू द गुड ऑफ द मराइन एनवायरनमेंट। देखो, आज जितनी भी बातचीत हमने की है बहुत बेसिक बातचीत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।